गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज पाठ 7 के अंतर्गत हम जो है दूसरा भाग देखेंगे। और पाठ का नाम है रथ चक्र। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा और जाना होगा कि बड़े भैया उम्र में मुझसे केवल 3 साल बड़े थे, लेकिन लगता था कि पिताजी की अकाल मृत्यु ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। यहाँ तक हमने पहले भाग में पढ़ा था। आइए देखते हैं अगले भाग में क्या बताया गया है। फिर काम में डूब गए थे बाबा, न दिन देखते न रात, कहीं कुछ भी कमी नहीं आने दी उन्होंने। जिस तरह मेहमान पहले आते थे उसी तरह फिर आने लगे। बहू बेटियां जो घर में आती, बाबा उसी तरह उन पर पैसा लुटाते जिस तरह पिताजी लुटाया करते थे। पाठशाला और अस्पताल के चंदों में अब भी उतनी ही रकम दी जाती थी जितनी पहले दी जाती थी। अभी उतनी ही रकम दान दी जाती जितनी पहले दी जाती थी। लगभग साल भर बाद बड़े भैया का परीक्षा परिणाम आया, रिजल्ट आया, नतीजा आया तो बाबा की बूढ़ी आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक आए। प्रथम स्थान पाया था उन्होंने, वजीफा भी मिलने लगा था। बाबा सबसे पहले अपने पोते का बखान मतलब तारीफ करते, प्रशंसा करते। क्या कहते कि बहुत परिश्रमी है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। मैं स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का भी काम देखता, खाली समय में पढ़ता और एक के बाद एक सीढ़ी पार करता चला गया। कभी एक भी पैसा व्यर्थ खर्च करते मुझे किसी ने नहीं देखा था। दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। बाबा जब तब दोहराते रहते, बाबा हमेशा यही कहते रहते कि दोनों बच्चे होनहार निकल गए तो मेरी जिंदगी भर की तपस्या सफल हो जाएगी। पास पड़ोस के लोगों ने बगीचे लगवाने शुरू कर दिए थे। बाबा ने भी फलों के पौधे लगाने के लिए गड्ढे खुदवा दिए थे। वे हर किसी को अच्छे फलों की पौध लाने को कहते। पौध मतलब छोटे पौधे। दुकान की छत की मरम्मत पुताई करवा दी। गौशाला के आगे लंबा चौड़ा आंगन बना दिया था। बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। शायद उन दिनों बाबा ने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए थे। बाबा कहते थे, अरे इनके फलने फूलने तक मैं जिंदा भी ना रहूं, बच्चे तो खाएंगे। अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा भी ना रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों की पौध वही लाया था चौबटिया से। अब फलने लगे हैं। इस बार खूब फल आएंगे इन वृक्षों पर। बड़े भैया फौज में चले गए। उनकी पदोन्नति हो गई। प्रमोशन, पद में तरक्की होना, पदोन्नति का अर्थ है। मैंने दिल्ली में नौकरी कर ली। इसी बीच बाबा चल बसे मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर में केवल माँ रह गई, बिल्कुल अकेली। पिछली बार घर जाने पर मैंने बाबा का धूल और धुएं से ढका फोटो साफ करके देवताओं के पास रख दिया था। तुम अकेली क्यों रहती हो माँ? मैंने माँ से पूछा था। माँ बोली, तो कहाँ जाऊं, तपन का कोई भरोसा नहीं। आज यहाँ है तो कल वहाँ। तू शादी करता नहीं। मुझे तो ये डांडे पहाड़ ही अच्छे लगते हैं रे। जिंदगी के कुछ दिन और रह गए हैं, वे भी यहीं बीत जाएं, बस इतनी ही इच्छा है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले पृष्ठ की ओर। आगे बताया गया यहाँ पर, माँ तुम अपनी पसंद की बहू ढूंढ लो जो तुम्हारी खूब सेवा कर सके। अगली बार घर आऊंगा तो तुम्हें निराश नहीं करूंगा। भैया को भी तब छुट्टी मिल जाएगी। कुछ दिन पूरा परिवार एक साथ रह पाएगा। बड़े भैया ने फौज में ही काम कर रहे अपने किसी बड़े अफसर की लड़की से शादी कर ली थी। भाभी केरल की थी। पहाड़ों की जिंदगी क्या होती है उन्हें क्या पता। एक बार अम्मा उनके साथ कुछ महीने बिताने के लिए गईं, लेकिन थोड़े दिनों में ही लौट कर आ गईं। वहाँ की जिंदगी उन्हें रास नहीं आई। मेरे दिल्ली लौटने के कुछ महीने बाद माँ की ओर से एक पत्र मिला था। तेरे लिए चांद सी बहू ढूंढ ली है, तपन को लिख दिया है, वह भी आएगा।
चैत में शादी होगी। चैत्र का महीना होता है, हिंदी महीने के अनुसार ये जो चैत्र होता है ये मार्च अप्रैल के आसपास शुरू होता है। चैत से पहले देश की स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया था। भैया उन दिनों बांग्लादेश के मोर्चे पर थे, जैसूर की तरफ कहीं। युद्ध पर जाने से पहले भैया मिलने आए थे। एक दिन मेरे साथ रहे, सारी रात वे सो नहीं सके। घर की बाहर की पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करते रहे। मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद गए। अपने हाथ की बहुमूल्य घड़ी, बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत कीमती, बेशकीमती घड़ी उतार कर मुझे दे गए। भाभी और बच्चों से जानबूझकर नहीं मिले। बोले इससे दिल कमजोर हो जाता है, जो होगा देखा जाएगा। मैं रेलवे स्टेशन तक मैं छोड़ने गया तो भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। ठीक है। जीतू तू बहुत कमजोर है, अपनी सेहत का ध्यान रखा कर। लौटने पर अब की बार खूब लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 महीने आराम से घर पर बिताएंगे। बंगलानुमा नया मकान बनवाएंगे। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। घमासान युद्ध की खबरें आती। भारतीय, घमासान का मतलब होता है भयंकर। तो भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी। बांग्लादेशी छापामार संगठन है मुक्त वाहिनी। तो भारतीय सेनाएं मुक्त वाहिनी के साथ निरंतर आगे बढ़ रही थी, पर मेरी आंखों की नींद न जाने कहाँ खो गई थी। तभी एक रात तार मिला, लिखा था मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर शत्रु से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। यह वज्रपात मतलब भारी विपत्ति असह्य था, न सहने योग्य था। जो सहा जाने योग्य ना हो उसे असह्य कहते हैं। तो यह वज्रपात असह्य था हम लोगों के लिए। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। मैं घर आया तो भाभी साथ थी और बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी थी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी ना साथ रहने के लिए? लो भाभी आ गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो हैं। माँ चुप हो गई। अपने होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं जो बाबा ने लगवाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगवा गए थे। वे अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए हैं। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे हैं जो अम्मा ने इन जाड़ों में खुदवाए थे। अब उनमें पौधे मुझे रोपने हैं। तो हिमांशु जोशी की ये रचना थी। और हिमांशु जोशी के बारे में मैं थोड़ा आपको और बता देता हूँ कि हिमांशु जोशी का जन्म जो है 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ। पत्रकार और कथाकार के रूप में इन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई। इनकी कहानियों के नाट्य तथा रेडियो रूपांतर अनेक भाषाओं में प्रसारित होते रहे हैं। सूरज चमके आधी रात, कगार की आग, अरण्य आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आशा करता हूं कि यह पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।